Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. Today I am going to cover very important topic of CA final as well as CMA final. The topic is business restructuring. In business restructuring, I am going to cover two topics. The first one is amalgamation. Then after I will cover demerger. So first, let's start with amalgamation. So the first question is that what is amalgamation? So when merger of one or more company with another company, that is called amalgamation. It means जब एक या उससे अधिक कंपनी क्या होती है, मर्ज होती है किसी और कंपनी के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, अमालगमेशन. लाइक वोडाफोन एंड आइडिया दोनों एक साथ क्या हुई है, मर्ज हुई है, तो इसी को क्या कहेंगे, अमालगमेशन. व्हेन मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी. ओके, इट मीन्स जब दो या दो से अधिक कंपनी का मर्ज हो जाती है, उसके बाद क्या एक नई कंपनी बनती है, तो उसी को इसको भी क्या कहते हैं, अमालगमेशन. सपोज ए एंड बी दोनों मर्ज हुई है, दोनों को मर्ज करने के बाद क्या दूसरी थर्ड कंपनी क्या बनी, सी लिमिटेड. तो इसको भी क्या कहेंगे, अमालगमेशन. तो हियर यू कैन ऑल्सो सी डेफिनेशन ऑफ अमालगमेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B. क्या लिखा, मर्जर वन और मोर कंपनी विद अनदर कंपनी और द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी. इट मीन मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी, इट मीन्स विद अनदर कंपनी. फॉर एग्जाम्पल लाइक ए लिमिटेड एंड ए बी लिमिटेड है. ठीक, अब ये क्या होती है, इसके साथ मर्ज हो जाती है. तो मर्ज होने के बाद क्या हो गई, अब ये दोनों एक कंपनी बन गई ना, तो इसको भी कहेंगे अमालगमेशन. जब एक या उससे अधिक कंपनी किसी और कंपनी के साथ क्या हो जाती है, मर्ज होती है, तो उसे बोलते हैं अमालगमेशन. ठीक, अब इसे क्या बोलेंगे, अमालगमेटिंग कंपनी बोलते हैं. अमालगमेटिंग कंपनी, जो कंपनी मर्ज हो जाती है, मर्ज होने के बाद उसका नाम अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अमालगमेटिंग कंपनी कहते हैं. और इसे क्या कहेंगे, अमालगमेटेड कंपनी. अमालगमेटेड कंपनी. ठीक, अब क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट कैसे लिखा, और द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी इन सच मैनर दैट. क्या लिखा, जब दो या उससे अधिक कंपनी क्या हो जाती है, जैसे ये है ए और बी, ये दोनों क्या हो जाती है, मर्ज होने का क्या बन जाती है, सी लिमिटेड बनती है. तो इसको भी क्या कहेंगे, अमालगमेशन. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जब दो या दो से अधिक कंपनी फॉर्म होने के बाद क्या बन जाती है, नई कंपनी फॉर्म होती है मर्ज होने के बाद. ठीक है, तो उन दोनों का क्या कहेंगे, उसे अमालगमेशन. ठीक, एंड इसमें क्या लिखा है, in such manner that it means all the assets and liabilities of amalgamating company become the assets and liability of amalgamated company. अब क्या लिखा है, ये amalgamating कंपनी है, इसकी जितनी भी assets हैं और liabilities हैं वो किसकी होनी चाहिए आफ्टर amalgamation के बाद, amalgamated कंपनी. ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग मिनिमम 75% इन वैल्यू ऑफ शेयर इन अमालगमेटिंग कंपनी बिकम शेयर होल्डर ऑफ अमालगमेटेड कंपनी. ठीक, अब क्या लिखा है, और इसके बाद अब जो इसके शेयर होल्डर हैं, इसके शेयर होल्डर जितने हैं वो साथ, उसमें से कम 75% शेयर होल्डर इन वैल्यू किसके बननी चाहिए, अमालगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए. तो उसे भी क्या ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब जैसे सपोज ये कंपनी है एक्स, ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड. ठीक, ये क्या है, इसके शेयर होल्डर्स हैं, ये शेयर होल्डर.
ठीक। अब क्या है, इसने होल्ड कितने कर रखे हैं 20%, अब इसने कितने कर रखे हैं 65%, अब इसने कितने कर रखे हैं रिमेनिंग 15%। तो अब देखो इसमें से अगर इन दोनों को मर्ज कर दो, क्या मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों इसके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, ये दोनों। ठीक, अभी देखो कितने 85 आ रहे हैं, ये 75 से मोर है ना, 75% से, तो इसे क्या है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, या तो ये इसके साथ मर्ज हो जाए, या तो ये इसके साथ ये शेयर होल्डर उसका शेयर होल्डर बन जाए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे अमालगमेशन। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसे ध्यान से सुनना जो मैं दूसरे को समझाने वाला हूं एग्जाम्पल। अब देखो, अब ये कंपनी अब ये क्या कर रही है, अमालगमेट हो रही है। ठीक है, अब इसने पहले से कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रखे हैं 20%। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, इसमें कितने कर रखे हैं, इसने ए लिमिटेड में 20% ऑलरेडी। ठीक है, अब रिमेनिंग कितने बचे हैं शेयर होल्डर इसके 80% रिमेनिंग शेयर होल्डर। ठीक, अब क्या इसमें, अब ये क्या करना है इसमें देखो, अब इसने पहले 20% होल्ड क्या कर रखे हैं, हेल्ड कर रखे हैं। ठीक है, सो अब रिमेनिंग कितने बचे 80%। अब इसमें क्या है, अब कम से कम इसे कितने चाहिए थे 75%, उसमें से कितने 20% तो इसके पास है। अब क्या इसमें क्या प्रोविजन में क्या लिखा है, जो भी रिमेनिंग बचे हुए हैं उसका इसका 75% कर लो, कितना आ रहा है इसका 75%, 80% का 75%। ये देखो इंटू में 75% कितना 60%। कम से कम कितने और इसमें से चाहिए 60%, और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, तब जाके क्या अमालगमेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, सो क्या था, बी लिमिटेड ने क्या कर रखा, पहले ऑलरेडी हेल्ड कर रखे हैं लिमिटेड में। ठीक है, और उसके बाद रिमेनिंग कितने बचे 80%, तो ये अपने खुद को तो थोड़ी ना ये इशू करेगा शेयर, है ना। सो अब क्या है, इसमें जो 80% है उसका 75% निकाल लो, जो 75% निकल गया है, कितना बचा 60%। जो 60% शेयर होल्डर है वो इसके शेयर होल्डर बनने चाहिए, अमालगमेटिंग कंपनी का 60% शेयर होल्डर जो रिमेनिंग हो किसके शेयर होल्डर बनने चाहिए, बी लिमिटेड के, तब उसे अमालगमेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसे भी राइट कर लो, देखो अब बात करते हैं क्या, टैक्सेशन ऑफ शेयर होल्डर। इट मींस अब क्या है, अमालगमेटेड कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी, किसे शेयर इशू करेगी, अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को। क्या उन्हें जो शेयर इशू किए जाएंगे क्या वो टैक्सेबल होंगे, ये हमें देखना है। क्या लिखा है इसमें, एज पर सेक्शन 47 देयर विल बी नो ट्रांसफर इन हैंड्स, नो कैपिटल गेन व्हेन शेयर होल्डर अलॉटेड शेयर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। अब क्या लिखा है, अब जो अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर थे, अब उन्हें क्या मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे। कौन इशू करेगा, अमालगमेटेड कंपनी। अब जो अमालगमेटेड कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी, उस पर कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, क्योंकि उसे क्या ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, जो अगर वो इशू करती है शेयर्स को। ठीक है, सो देयर इज नो एनी कैपिटल गेन इन केस ऑफ अमालगमेशन कंपनी इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। ठीक, और उसके बाद क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन अमालगमेटिंग कंपनी इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। अब जो शेयर होल्डर ने अमालगमेटिंग कंपनी में परचेज किए थे, वही प्रीवियस ओनर, इसमें कंसेप्ट आ गया ना,
जो प्रीवियस ईयर, इट मींस प्रीवियस कंपनी में जो जिस रेट पर क्या किए थे, परचेज किए थे शेयर होल्डर ने शेयर्स को, उसी को क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। ठीक है, सपोज ए शेयर होल्डर था, उसने ए लिमिटेड में क्या कर दिए, परचेज किए थे 1 लाख के, तो जो 1 लाख के ए लिमिटेड में ही परचेज किए हैं उसी को हम बी लिमिटेड में जब हो जाएगा शेयर होल्डर बनेगा, उसमें भी उसी को क्या मानेंगे, 1 लाख के शेयर्स को जो परचेज किए थे किसमें, ए लिमिटेड में, उसी को बी लिमिटेड का भी क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। ठीक है, सो कौन से सेक्शन में मेंशन है ये, 49 क्लाउज 2 में। ठीक है, प्रीवियस जो हमने क्या था, उसने शेयर होल्डर ने प्रीवियस कंपनी में जो शेयर्स परचेज किए थे ना, उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे नेक्स्ट कंपनी में भी जब वो जाएगा। ठीक है, इट मींस हमारी लिमिटेड कंपनी का जब वो शेयर होल्डर बनेगा। अब उसके बाद क्या, पीरियड होल्डिंग। पीरियड होल्डिंग, अब पीरियड होल्डिंग कहां से लेंगे, जब से पीरियड होल्डिंग लेंगे जहां से जब से परचेज किया उसने प्रीवियस कंपनी में, इट मीन हमारी लिमिटेड कंपनी में जैसे परचेज किया, जब से पीरियड ऑफ होल्डिंग को मानेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा, पीरियड फॉर विच शेयर्स हेल्ड इन हमारी लिमिटेड कंपनी, जो हमारी लिमिटेड कंपनी में जो जब तक क्या किया ना, हेल्ड किए थे शेयर्स को, उसके प्लस पीरियड ऑफ हमारी लिमिटेड कंपनी, और हमारी लिमिटेड कंपनी में कितने साल उसने हेल्ड किए, उन दोनों को ऐड कर लेंगे, उन दोनों उसको क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, जब से हमारी लिमिटेड कंपनी में उसने शेयर को परचेज किया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात करते हैं, किसकी, टैक्सेशन ऑफ हमारी लिमिटेड कंपनी। अब कंपनी की बात करते हैं, इन केस ऑफ कंपनी क्या लिखा, एज पर सेक्शन 47 देयर विल बी नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट्स ऑन हमारी लिमिटेड कंपनी। अब इसमें क्या है, कोई भी असेट्स ट्रांसफर की जाती है हमारी लिमिटेड कंपनी के थ्रू, ठीक है, उसे क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल, उसमें कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक, सो इतना ही था इसमें, एज पर सेक्शन 47 देयर विल बी नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड अमालगमेटिंग कंपनी ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। ठीक, इसमें क्या है, जो शेयर्स, अब जो असेट्स ये क्या करेगी, जो ट्रांसफर करेगी अमालगमेटेड कंपनी को, अब उसमें क्या है, तो उसको क्या, और कोई, तो उसमें जो भी ट्रांसफर होता है तो उसे असेट्स को क्या कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। ठीक, लिख लो। अब बात करते हैं टैक्सेशन इन केस ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। अगर टैक्सेशन किस केस में होता है, अमालगमेटेड कंपनी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन से लेंगे, पीरियड होल्डिंग कहां से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एज पर सेक्शन 49 क्लास 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट्स बिकम प्रॉपर्टी ऑफ अमालगमेटेड कंपनी को इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। इट मींस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमालगमेटिंग कंपनी में थी उसी को हम क्या मानेंगे, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे किसमें, अमालगमेटेड कंपनी में। इन केस ऑफ क्या होता है, जब टैक्सेशन, इन केस ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, सो जो इट मींस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमालगमेटिंग कंपनी में थी असेट्स की, उसी को हम क्या लेंगे, अगर कोई सपोज कोई लैंड हमने क्या कर दिया, उसे सेल कर दी है किसने, अमालगमेटेड कंपनी ने, तो वो लैंड किसने, अमालगमेटिंग कंपनी ने कब परचेज की थी, वहां से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो वाली लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ओनर, इट मीन प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट यहां पर आएगा, प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर ने जब असेट्स को बाय किया था उसी डेट से क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी तब की। ठीक है, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं से लेंगे जहां से हमारी लिमिटेड कंपनी ने क्या की थी, परचेज की थी सच असेट्स को। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट्स इक्वल टू पीरियड ऑफ होल्डिंग एज वेल एज पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ हमारी लिमिटेड कंपनी एज वेल एज पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। क्या लिखा है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट्स इक्वल टू पीरियड ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी एज वेल एज पीरियड ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। अब पीरियड कहां से लेंगे, सब पीरियड तो चलेगा ना, प्रीवियस ओनर से लेंगे,
वहां उनके पास कब तक हेल्ड हुई है अमालगमेटिंग कंपनी के पास, ठीक है, और अमालगमेटिंग कंपनी में कितने साल तक हेल्ड कर रखी है, मतलब टाइम कितने टाइम तक, उन दोनों को जो प्लस कर देंगे जो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब नोट में क्या लिखा, पीजीबीपी लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय अमालगमेटेड कंपनी। इसे हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कराऊंगा उसके साथ में इसे डिस्कस करूंगा ब्रीफली, ठीक है। सो ये तुम्हारा अमालगमेशन का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, डिमर्जर, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करो और इसे लिख लो। और वन मोर थिंग, स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं, वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है। जब हम स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या कभी किया था आपने काम, कभी नहीं करते, कोई भी नहीं करता है। हम क्या सोचते हैं, है तो फोन में, बाद में कर लेंगे, लेकिन बात कभी आती ही नहीं है। तो क्या करना, पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद क्या करना है, राइट कर लो फटाफट। So now I am going to cover demerger. It is also very important topic. Okay. So first I am going to make you understand with the help of example. आपका डिमर्जर का मतलब क्या होता है। सपोज ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसकी कितनी अंडरटेकिंग्स हैं, 2। नंबर 1 है सीडी यूनिट एंड दूसरी है डीवीडी यूनिट। ओके, कंपनी एक ही है। अब क्या है, अब इसको क्या करते हैं, डिमर्ज का मतलब उसे अलग कर देना, सेपरेट एक नई कंपनी बना देना, ठीक है। इसको क्या बना दिया, डीवीडी लिमिटेड, ठीक है। तो अब देखो, पहले क्या थी, कंपनी की 2 यूनिट थी, वो कंपनी क्या, एक ही कंपनी में दोनों का क्या होता था, दोनों का मैनेजमेंट होता था। अब क्या इसका अलग कर दिया गया मैनेजमेंट, उसकी नई कंपनी फॉर्म कर दी गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो ये कंपनी है ना, जो ये क्या यूनिट है, इसे हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, किससे, ए लिमिटेड से। तो इसको क्या कंपनी में फॉर्म कर दिया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमर्जर, ठीक है। अब जिसे हमने डिमर्ज किया है इस यूनिट को, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। अब इसके बाद, और इसे क्या बोलते हैं, डिमर्ज्ड कंपनी, ठीक। तो इसी क्या था, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी कितनी यूनिट थी, 2 यूनिट थी, 3 भी हो सकती है। उसी में से एक यूनिट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, उसका मैनेजमेंट को क्या कर दिया, अलग कर दिया है। मतलब वो एक नई कंपनी फॉर्म कर दी उसी के नाम से। जैसे पहले डीवीडी अंडरटेकिंग थी, अब उसे क्या कर दिया, उसे कंपनी में फॉर्म कर दिया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिमर्जर, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, मीनिंग पहले देखते हैं। मीनिंग ऑफ डिमर्जर, एज पर सेक्शन 2 क्लाउज 19AA, डिमर्जर मीन्स ट्रांसफर बाय demerge company of its one or more undertaking to any resulting company and ठीक, ओके। उसका क्या लिखा, ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब क्या लिखा, डिमर्जर मीन्स क्या, ट्रांसफर बाय डिमर्ज कंपनी, डिमर्ज का मतलब ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड ट्रांसफर करती है वन और मोर अंडरटेकिंग टू एनी रिजल्टिंग कंपनी, उससे क्या रिजल्ट कंपनी क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक। और इसके लिए क्या कुछ कंडीशंस हैं जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लाइक ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांसफर बाय डिमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी। जो असेट्स और लायबिलिटी है किसके रिलेटेड, अंडरटेकिंग जिसको क्या करना है, डिमर्ज कर रहे हैं, उसकी सारी लायबिलिटी और असेट्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है टू रिजल्टिंग कंपनी में। इसकी जितनी भी असेट्स हैं एंड लायबिलिटी, उसे ट्रांसफर कहां करना है, डी लिमिटेड में, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर एट बुक वैल्यू, और इसे किस पे ट्रांसफर करना है, एट बुक वैल्यू पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, द रिजल्टिंग कंपनी इशू इट्स शेयर्स टू शेयर होल्डर टू डिमर्ज कंपनी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। अब क्या, इसमें कुछ शेयर होल्डर होंगे, ठीक है।
पहले से, तो उसके को शेयर होल्डर के किसके बनेंगे, वो रिजल्टिंग कंपनी के बनेंगे। तो उन्हीं को क्या करेगी, डीवीडी लिमिटेड क्या करेगी, उन्हें शेयर्स को इशू करेगी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। ठीक है, और क्या लिखा, द शेयर होल्डर होल्डिंग मिनिमम 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स इन डीमर्ज कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। इट मीन्स इसके 75% ऑफ शेयर होल्डर किसके शेयर होल्डर बनने चाहिए, इसके बनने चाहिए 75%, 100% में से, तभी उसी क्या मानेंगे, डिमर्जर मानेंगे। ठीक है, और क्या, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस पर। अब अंडरटेकिंग को किसके बेसिस पे ट्रांसफर करना, ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस पे। इट मीन्स उसको क्या है, रन में रखेगी कंपनी, उसे भी चलाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, और ये क्या थी, डेफिनेशन और कंडीशंस। ठीक है, तो पहले इसे राइट कर लो, उसके बाद क्या पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आई विल कवर टैक्सेशन इन केस ऑफ शेयर होल्डर एंड हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग कंपनी व्हेन शेयर issued by resulting company, in that case how to calculate value of shares. Okay, so write fast. So now I am going to cover taxation of shareholder in case of demerger. क्या लिखा है इसमें, एज पर सेक्शन 47 there will be no capital gain in hands of shareholder of demerged company when they receive shares of resulting company. It means जब रिजल्टिंग कंपनी क्या करेगी, डिमर्ज कंपनी को क्या देगी, शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी। इन दैट केस क्या है, जो शेयर्स मिलेंगे डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को, तो उसे कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो यही है इसमें। और उसके बाद क्या लिखा है, सेक्शन 49 क्लाउड टू सी कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। इट मीन्स सेक्शन क्या लिखा है, जो रिजल्टिंग कंपनी है उसमें जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या लेंगे, जो इशू किए जाएंगे। ठीक है, जो इशू किए जाएंगे शेयर्स, उसकी कॉस्ट क्या ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो क्या इसे हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इसे क्या था, एग्जांपल क्या था दिया था मैंने, ए लिमिटेड। ठीक, इसकी 2 अंडरटेकिंग थी, नंबर 1 सीडी, नंबर 2 डीवीडी। ठीक है, अब इसे क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया है, डीवीडी क्या बना दिया इसे, डीवीडी लिमिटेड। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनना है। पहले क्या लेते हैं, इसकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ इसकी है 1000 करोड़। ठीक, अब इसमें से कितनी यहां पर इशू कर दी है, डीवीडी लिमिटेड में कितने ट्रांसफर कर दिए, 300 करोड़ बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक, अब इसमें एक शेयर होल्डर है, सपोज मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स। ठीक, और वैल्यू कितनी है, उस कितने में खरीदे, एट द रेट 100 रुपीज ऑन 20 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख हो गई है। ठीक, अब जो इसकी वैल्यू है उसको रिजल्टिंग कंपनी में कितनी मानेंगे। ठीक है, कितनी उसमें उसकी वैल्यू को मानेंगे, उसी को क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ शेयर कितनी मानेंगे रिजल्टिंग कंपनी में, सपोज इसने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 400 शेयर्स इशू
टू मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए को कितने शेयर्स इशू किए हैं? 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स की क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? इट मींस उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे? ठीक है, तो कॉस्ट, तो उसका क्या लिखा है इसमें? उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या लिखा है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स डीमर्ज कंपनी। डीमर्ज कंपनी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितनी है? 1 लाख है। और उसमें किसके बाद करेगा? नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर बाय डीमर्ज कंपनी। नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स कितनी ट्रांसफर की गई है? 300 करोड़। और उसमें कितना डिवाइड करेंगे? नेट वर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी। नेट वर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी बिफोर डीमर्जर। डीमर्जर होने से पहले की उसकी नेट वर्थ कितनी है कंपनी की? 1000 करोड़। ठीक है, उसे लेंगे। अब इसी से हमें क्या निकालना है? इसकी कॉस्ट ऑफ शेयर्स निकालनी है रिजल्टिंग कंपनी की। रिजल्टिंग कंपनी में कॉस्ट कितनी अज्यूम करेंगे? इट मींस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानेंगे उन शेयर्स की। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। फॉर्मूला तो हमें पता ही है। क्या लिखा है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है शेयर्स की? 1 लाख है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा? नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर बाय डीमर्ज कंपनी। डीमर्ज कंपनी के थ्रू कितनी ट्रांसफर असेट्स की गई? 300 करोड़। तो 300 करोड़। और क्या लिखा? नेट वर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी बिफोर डीमर्जर। डीमर्जर होने से पहले की नेट वर्थ कितनी है? 1000 करोड़। ठीक, अब इसे कर दो कैलकुलेट। 30,000। अब इनकी कॉस्ट, शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? जिन कितनी मानी जाएगी? 30,000। जो कितने 400 शेयर्स को इशू किया है उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? 30,000। ठीक है, ये इनकी कॉस्ट है। ये कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। ठीक, अब इसके बाद अब क्या कैलकुलेट करना है? नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ पहले देखो, पेड ऑफ शेयर्स कैपिटल प्लस में जनरल रिजर्व, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगी? नेटवर्थ आ जाएगी कंपनी की। ठीक, अब उसके बाद सेक्शन 49 क्लाउड 2D क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी। डीमर्ज कंपनी की कॉस्ट शेयर्स की अब कितनी होगी? आफ्टर डीमर्जर। डीमर्जर के बाद, डीमर्जर से पहले कितनी थी शेयर्स की? शेयर्स की कॉस्ट 1 लाख थी। अब आफ्टर डीमर्जर कितनी होगी? सिंपल, 1 लाख में से इतने माइनस कर दो, जितना वैल्यू बचेगी वो किसकी हो जाएगी? किसकी? कॉस्ट ऑफ डीमर्ज कंपनी की हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर्स इन डीमर्ज कंपनी। ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? उसे यहाँ लिख दो, सामने लिख देता हूँ। ठीक, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। अब इसकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी निकल के आई थी? 30,000। तो यहाँ पर इसको माइनस कर दो, 30,000। ठीक, अब 30,000 माइनस करोगे 30,000 तो कितना आएगा? 1 लाख। सॉरी 70,000। कितना आएगा? 70,000। तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी आफ्टर डीमर्जर। डीमर्जर के बाद कितनी कॉस्ट बची है शेयर्स की? 70,000। ठीक, तो ये था इसमें। सेक्शन 49 क्लाउड 2C में क्या है? कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। जो रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी उसकी कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो उसकी क्या है? फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी। जो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। ठीक है, तो उसे ओरिजिनल कॉस्ट को यहाँ लेंगे। उसके बाद क्या है? नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी में कितनी असेट्स को ट्रांसफर की गई है? 300 करोड़। तो उसे यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद क्या है? नेट वर्थ डीमर्ज कंपनी बिफोर डीमर्जर। नेटवर्थ कितनी है डीमर्ज कंपनी की बिफोर डीमर्जर के बाद? पहले की 1000 करोड़। ठीक, तो ऐसे क्या निकालनी? कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी की। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सेक्शन 49 क्लाउड 2D में क्या है? कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज आफ्टर
इसमें ये भी लिख दो आफ्टर डिमर्जर, ये आफ्टर डिमर्जर है, ठीक है। डिमर्जर के बाद की कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल सेल्स, ओरिजिनल सेल्स की कॉस्ट कितनी है उसे पुट करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, जो रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या निकल के आएगी उसे यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उसी को क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी, ठीक। ये था इसमें, देखो बात। सो नाउ पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी इसकी, पीरियड फॉर विच शेयर्स हेल्ड इन डिमर्ज्ड कंपनी शैल आल्सो बी कंसीडर्ड एज ओके। क्या लिखा है, सेक्शन 2 क्लाउज 2 सबसेक्शन 42A में क्या लिखा है इसमें, जो डिमर्ज्ड कंपनी में पीरियड ऑफ होल्डिंग है जहां से क्या शेयर्स को बाय किया है, ठीक है, वही वाली पीरियड, वहीं से पीरियड ऑफ होल्डिंग किसकी लेंगे, रिजल्टिंग कंपनी की भी लेंगे। इट मीन प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट यहाँ पर भी क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। इन केस ऑफ टैक्सेशन ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी, अगर डिमर्ज्ड कंपनी में टैक्सेशन क्या लिखे इसमें, एज पर सेक्शन 47 देयर विल बी नो कैपिटल गेन व्हेन असेट्स ट्रांसफर बाय डिमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी। क्या लिखा है, अगर कोई भी असेट्स डिमर्ज्ड कंपनी के थ्रू रिजल्टिंग कंपनी में ट्रांसफर की जाती है तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, ठीक है। तो यही था इसमें। अब इसके बाद क्या लिखा, टैक्सेशन ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, टैक्सेशन, अब जब रिजल्टिंग कंपनी क्या करती है, अगर कोई यूनिट क्या अंडरटेकिंग कोई बिल्डिंग को बेचती है, कौन बेचती है, रिजल्टिंग कंपनी, जो ट्रांसफर कहां से हुई है, डिमर्ज्ड कंपनी के थ्रू ट्रांसफर की गई थी रिजल्टिंग कंपनी में, और रिजल्टिंग कंपनी क्या करना चाहती है, उसे सेल करना चाहती है। तो इन दैट केस क्या है, तो इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट यूज होगा। लाइक जो डिमर्ज्ड कंपनी ने जिस डेट को क्या किया बाय किया सच एसेट को, वहीं से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे उसकी, और उसकी वैल्यू क्या थी जब उसने उस बिल्डिंग को या किसी सच एसेट्स को परचेज किया था तो उसकी वैल्यू क्या थी, उसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या कंसीडर करेंगे, रिजल्टिंग कंपनी की भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन भी उसी पे अप्लीकेबल होगा, उसी डेट से, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब क्या लिखा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब कोई लॉस या जो डेप्रिसिएशन है जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है पिछले साल से, तो उसको इसमें क्या करेंगे, अगर क्या है, अगर सच लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट अंडरटेकिंग विच इज ट्रांसफर्ड बाय डिमर्ज्ड कंपनी, इन दैट केस क्या होगा, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और सेट ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स जो भी लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली रिलेटेड है किसे, उसी यूनिट से जो क्या डिमर्ज की हुई है, जिसे डिमर्ज कर दिया है, ठीक है, उससे क्या डायरेक्टली उसका क्या है, डायरेक्टली उसी से रिलेटेड है वो लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इन दैट केस क्या करते हैं, उसे कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे और सेट ऑफ भी करेंगे इन हेड्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब लॉस और क्या है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उससे डायरेक्ट रिलेटेड है ही नहीं, मतलब वो कंपनी में शो किया गया है, तो उसको क्या करेंगे, उसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्या करेंगे, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। दीज ऑल पॉइंट आई विल कवर इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ओके। सो ये आपका जो प्रैक्टिकल जो आपका थ्योरेटिकल था ये सारा ओवर हो चुका है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अमालगमेशन एंड डिमर्जर, ओके। सो क्या करना है, पहले से राइट कर लो, और क्या बताता है सेकेंड पॉइंट में, अगर लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन डायरेक्ट सच यूनिट से सच अंडरटेकिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक, इन दैट केस क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, सेट ऑफ करेंगे उस लॉस को, ठीक है, सेट ऑफ एंड
कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, लिख लो। So I think it is enough for today. In next class, I am going to cover some practical problems related to amalgamation and demerger. So by the time, bye bye, take care. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है और शेयर करनी है। बाय बाय।